विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हुई झांसी में। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु 21 नवंबर 1853 को हुई। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने ही कुल के एक बालक दामोदर राव को गोद लिया था और कंपनी को इसकी सूचना दी थी। लेकिन लॉर्ड डलहौजी तो झांसी को हड़पना चाहता था। 13 मार्च 1854 को एक ऐलान द्वारा झांसी की रियासत जबरदस्ती कंपनी के राज में मिला ली गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने डलहौजी के आदेश का कड़ा विरोध किया। उधर दक्षिण में पेशवा बाजीराव के गोद लिए पुत्र नाना साहब के साथ भी कंपनी सरकार कुछ कम अन्याय न कर रही थी। इससे नाना साहब के दिल में अंग्रेजों के लिए घृणा पैदा हो गई। 1857 की स्वतंत्रता क्रांति का एक कारण ये भी था कि अंग्रेजों ने भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके लोगों को अपने खिलाफ कर लिया था। इससे चारों ओर असंतोष फैल चुका था। देश के तमाम वीर नेता विद्रोह के लिए तैयार थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बिहार के श्री बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा, सभी के दिल में क्रांति की आग सुलग चुकी थी। बहादुर शाह जफर ने देश के इन तमाम लोगों से संपर्क किया और क्रांति के लिए उन्हें तैयार किया। उधर बिठूर में नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्लाह खान ने क्रांति के लिए एक गुप्त संगठन बनाया और इस तरह दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के झंडे के नीचे मिलकर विद्रोह करने का निश्चय किया। इस विशाल गुप्त संगठन के लिए धन की कमी न थी। बैरकपुर से पेशावर तक और लखनऊ से सतारा तक हजारों राष्ट्रीय फकीर और साधु घूम कर एक गांव और एक पलटन में स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार करने में जुट गए थे। उस समय क्रांति के 5 मुख्य केंद्र थे: दिल्ली, बिठूर, लखनऊ, कलकत्ता और सतारा। क्रांति के इस प्रचार में तमाशा, पवाड़ों, लावनियों और कठपुतलियों, नाटकों आदि का सहारा भी लिया गया। फकीर और साधु प्रचारकों को सवारी के लिए हाथी और मदद के लिए सिपाही दिए गए थे। सन 1857 के शुरू के दिनों में नाना साहब और अजीमुल्लाह खान तीर्थ यात्रा के बहाने बिठूर से निकले। नाना साहब का भाई बाला साहब भी उनके साथ था। सबसे पहले ये लोग दिल्ली पहुंचे। लाल किले के दीवाने खास में सम्राट बहादुर शाह, बेगम जीनत महल और दिल्ली के मुख्य नेताओं के साथ इन लोगों की गुप्त मंत्रणाएं हुई। इसके बाद नाना साहब अंबाला, लखनऊ, कालपी होते हुए बिठूर पहुंचे। सन 1857 की क्रांति के लिए नेताओं ने अपने संगठन के 2 मुख्य चिन्ह तय किए थे: कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल उन सब पलटनों में घुमाया जाता था जो इसमें शामिल थी। किसी एक पलटन का सिपाही फूल लेकर दूसरी पलटन में जाता था। उस पलटन भर में हाथों हाथ वो फूल सबके हाथों से निकलता था। जिसके हाथ में वो सबसे अंत में आता था, उसका कर्तव्य होता था कि वो अपने पास की दूसरी पलटन तक उस फूल को पहुंचा दे। इसका गुप्त अर्थ ये लिया जाता था कि उस पलटन के सब सिपाही क्रांति के लिए तैयार हैं। इस तरह से हजारों कमल पेशावर से बैरकपुर तक तमाम पलटनों में घुमाए गए। रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार के पास ले जाता था। उस चौकीदार का कर्तव्य
कि वो उस रोटी में से थोड़ी सी खुद खाकर बाकी गांव के दूसरे लोगों को खिला दे। फिर गेहूं या दूसरे आटे की उसी तरह की रोटियां बनवाकर वो अपने पास के गांव तक पहुंचा दे। इसका मतलब ये होता था कि उस गांव की जनता राष्ट्रीय क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार है। नाना साहब की यात्रा के दौरान ही सारे देश में क्रांति का दिन 31 मई तय किया गया था, किंतु इस तिथि की सूचना हर केंद्र के केवल मुख्य मुख्य नेताओं को और हर पलटन के 3-3 अफसरों को दी गई थी। बाकी लोगों से कहा गया था कि वे अपने नेताओं के संकेत का इंतजार करें। उधर बैरकपुर छावनी में एक विस्फोटक घटना हुई। अरे पंडित जी, जरा अपना लोटा तो दे दो, पानी पीना है। मैं अपना लोटा कैसे दे सकता हूँ? अशुद्ध नहीं हो जाएगा। अरे अब जात पात का घमंड छोड़ो पंडित जी, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, अब तो तुम्हें अपने दांतों से गाय और सुअर की चर्बी काटनी होगी। हाँ, क्या बकते हो? सही कह रहा हूँ पंडित जी। अब जो नए कारतूस बने हैं उनमें जानबूझकर ये दोनों चीजें लगाई जा रही हैं। हाँ, गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों ने उस समय की हिंदुस्तानी फौज में चिंगारी का काम किया। फरवरी 1857 में बैरकपुर छावनी के 19 नंबर पलटन के सिपाहियों को नए कारतूस दिए गए। सिपाहियों ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 19 नंबर पलटन में एक सिपाही था, मंगल पांडे। वो इस घटना से बहुत भरा हुआ था। 29 मार्च 1857 को पलटन को परेड मैदान पर बुलाया गया। अभी पलटन आकर खड़ी हुई थी कि अपनी भरी हुई बंदूक लेकर मंगल पांडे सामने कूद पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, भाइयों, आओ, आप पीछे क्यों रहते हो? आओ, मैं आपको धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आजादी पुकार रही है कि हम फौरन अपने धोखेबाज दुश्मनों पर हमला बोल दें। रुकने का समय नहीं है। सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने आदेश दिया कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाए, पर सिपाही एक बार मंगल पांडे को देखते और एक बार अंग्रेज अफसर को। अगले ही क्षण मंगल पांडे की बंदूक से गोलियां चल पड़ी। मेजर ह्यूसन की लाश वहीं गिर पड़ी। लेफ्टिनेंट बॉग भी मरा नहीं था। उसने मंगल पांडे पर पिस्तौल से गोली चलाई, पर मंगल पांडे बच गए। इसके बाद मंगल पांडे तलवार निकालकर बॉग पर टूट पड़े और उसे मार दिया। थोड़ी देर में एक और अंग्रेज अफसर आया। उसने पांडे पर हमला करना चाहा तो एक सिपाही ने बंदूक का कुंदा उसके सर पर दे मारा। सारे सिपाही चिल्ला उठे, मंगल पांडे को हाथ मत लगाओ। इसके बाद एक बड़ा अफसर जनरल हियर्स गोरे सिपाहियों को लेकर आया। मंगल पांडे कह रहे थे, भाइयों, अखाड़ा भर चुका है। आप लोग विद्रोह का झंडा उठाएं। लेकिन सिपाही कुछ नहीं बोले। जब मंगल पांडे ने देखा कि सिपाही कुछ नहीं कर रहे हैं और वो अंग्रेज सैनिकों से घिर गया है, तो उसने अपने सीने में बंदूक दाग ली और वहीं गिर पड़े, पर मरे नहीं। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल में उनका इलाज हुआ। 6 मई 1857 मेरठ छावनी में 90 हिंदुस्तानी सवारों की एक कंपनी को प्रयोग के तौर पर नए किस्म के कारतूस दिए गए। ये वही कारतूस थे जिनके बारे में कहा गया था कि इनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इन कारतूसों को दांत से काटकर चलाना था। 90 में से 85 सिपाहियों ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इन 85 सिपाहियों का कोर्ट मार्शल हुआ। आज्ञा न मानने के जुर्म में उन्हें 8 से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 9 मई की सुबह उन
85 बंदी सिपाहियों को परेड मैदान में लाकर खड़ा किया गया। उनके सामने गोरी फौज और उसके साथ तोपखाना भी खड़ा किया गया। इस दृश्य को दिखाने के लिए छावनी के बाकी सिपाहियों को भी बुलाया गया ताकि वो भी सबक लें। बंदी बनाए गए सभी 85 सिपाहियों की वर्दियां उतरवा ली गईं, बेड़ियां डाल दी गईं। इस तरह अपमानित करके उन्हें जेलखाने ले जाया गया। अपने साथियों के साथ हुए इस जुल्म को देखकर वहां खड़े भारतीय सिपाही भीतर ही भीतर दुख और गुस्से से परेशान हो उठे। उसी दिन शाम को जब मेरठ छावनी के बाकी सिपाही बाजार में घूमने गए तो सभी ने उन्हें नफरत की निगाह से देखा। लो, ये आ गए बड़े सूरमा, अंग्रेजों के गुलाम। इनके भाई जेल में बंद हैं और ये यहाँ मूछें तानकर मक्खियाँ मारने आए हैं। मक्खियाँ मारने नहीं, चूड़ियाँ पहनने आए हैं। हाँ। अरे तो देर किस बात की है? लो भैया, पहन लो चूड़ियाँ। सिपाहियों के लिए ये अपमान बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। बैरकों में उसी रात गुप्त सभाएं हुई। न कोई सो सका, न किसी को चैन आया। 9 मई की ही रात को सिपाहियों ने दिल्ली के नेताओं को खबर भेज दी कि हम विद्रोह कर रहे हैं और कल या परसों तक दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब हमारे लिए 31 मई तक रुकना मुश्किल है। 10 मई 1857 उस दिन रविवार था। मेरठ शहर के अंदर नगर निवासी और हजारों हथियारबंद ग्रामवासी इकट्ठा हो रहे थे। उधर छावनी में वो सुबह आई जिसका क्रांतिकारी सिपाही सारी रात बेताबी से इंतजार करते रहे थे। उनका दल सबसे पहले जेल खाने की ओर बढ़ा। उन्होंने जेल की दीवार तोड़ दी और जेल में घुस गए। उन्होंने बंदी बनाए सिपाहियों की बेड़ियां काट दी और उन्हें मुक्त किया। जेल के जेलर भी क्रांतिकारियों से मिल गए थे। उन्होंने न तो कोई विरोध किया और न अंग्रेज अफसरों को खबर ही दी। इसके बाद सारे क्रांतिकारी सिपाही अंग्रेजों का खात्मा करने के लिए दौड़ पड़े। हिंदू, मुसलमान, पैदल, सवार और तोपखाने के सिपाही सभी विद्रोही हो उठे। सब तरफ एक ही नारा गूंज उठा। उस दिन मेरठ में बहुत से अंग्रेज मारे गए। बंगलों, दफ्तरों और होटलों में आग लगा दी गई। शहर और छावनी दोनों जगह भयंकर विद्रोह छिड़ चुका था। तारों को काट दिया गया था और रेलवे लाइन पर क्रांतिकारी सिपाहियों का पहरा लगा था। 11 मई 1857 की सुबह 8 बजे क्रांतिकारियों का दल दिल्ली पहुंचा। वे 10 तारीख की रात को ही मेरठ से चल दिए थे। दिल्ली के क्रांतिकारी नेताओं को तो उनके आने की खबर थी, लेकिन अंग्रेज अफसरों को कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही अंग्रेज फौजी अफसर कर्नल रिप्ले को खबर मिली, वो 54 नंबर देसी पलटन को लेकर मुकाबले के लिए आगे बढ़ा। अपने भारतीय सिपाहियों को मुकाबले में देखकर मेरठ के क्रांतिकारियों ने हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, अंग्रेजी राज का नाश हो, बहादुर शाह जफर की जय ऐसे नारे लगाए। अपने सामने खड़े आजादी के दीवाने सिपाहियों को देखकर 54 नंबर पलटन के दिल में भी राष्ट्रीयता जाग उठी। वे मेरठ के सिपाहियों से लड़ने की बजाय गले मिलने लगे। कर्नल रिप्ले ये देखकर घबरा गया। वो भागना चाहता था, पर क्रांतिकारी सिपाहियों ने उसे मार दिया।
के क्रांतिकारी सिपाहियों ने कश्मीरी दरवाजे से दिल्ली में प्रवेश किया। उधर बहादुर शाह जफर और बेगम जीनत महल ने सोचा कि अब 31 मई तक इंतजार करना ठीक ना होगा। अगर अंग्रेजों को मौका मिल गया तो वो क्रांति को दबा देंगे। शाम तक मेरठ की पैदल सेना और तोपखाना भी दिल्ली पहुंच गया। लाल किले में पहुंचकर क्रांतिकारी सेना ने बहादुर शाह जफर के नाम 21 तोपों की सलामी दी। बहादुर शाह के पास पहुंचकर क्रांतिकारी सिपाहियों ने उन्हें सलाम किया और मेरठ का हाल सुनाया। मेरा खजाना खत्म हो चुका है, मैं आप लोगों को तनख्वाहें कहां से दूंगा? हम लोग हिंदुस्तान भर के अंग्रेजी खजाने ला लाकर आपके कदमों में डाल देंगे। अगर आप लोगों में कुर्बानी का इतना हौसला है तो मैं आपका साथ दूंगा। वैसे आप जानते हैं कि मैं बूढ़ा और कमजोर हूँ, इसलिए आपको अपना रहनुमा तो चुनना ही होगा। बहादुर शाह जफर की जय! बहादुर शाह जफर की जय! एक बार फिर लाल किले पर बहादुर शाह जफर का हरा और सुनहरा झंडा फहरा उठा। इसके बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के तमाम खजाने, बैंक, इमारतें आदि अपने कब्जे में ले ली। जहां जो अंग्रेज मिला उसे कत्ल कर दिया गया। 11 मई से 16 मई तक दिल्ली में अंग्रेजों का कत्लेआम हुआ। दरियागंज के तमाम अंग्रेजी बंगले जला दिए गए। अब बारी थी दिल्ली के शस्त्र भंडार की, जिसमें करीब 9 लाख कारतूस, 10,000 बंदूकें और बहुत सा गोला बारूद था। यहाँ पर 9 अंग्रेज सिपाहियों का पहरा था। वे किसी भी हालत में ये शस्त्र भंडार क्रांतिकारी सेना को सौंपने को तैयार नहीं थे। आखिर क्रांतिकारी सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। वे 9 अंग्रेज सिपाही ज्यादा देर टिक न सके। उनमें से एक अंग्रेज सिपाही ने शस्त्र भंडार में आग लगा दी। इससे इतना भयानक विस्फोट हुआ कि वे 9 अंग्रेज सैनिक, 25 हिंदुस्तानी और करीब 300 दिल्लीवासी मारे गए। 16 मई 1857 को दिल्ली शहर कंपनी के हाथों से पूरी तरह आजाद हो गया और सम्राट बहादुर शाह जफर का शासन स्थापित हो गया। बहादुर शाह जफर ने सबसे पहले बरेली के बहादुर बख्त खां को सेना की कमान सौंपी और उसे प्रधान सेनापति बनाया। इस मौके पर बहादुर शाह ने बख्त खां से कहा, बहादुर, मुझे तुझ पर बड़ा भरोसा है। मुझे तुम खुदा हवाले करो और यहाँ मैदान जंग में कुछ करके दिखाओ। इसके बाद बहादुर शाह जफर ने देशवासियों के नाम एक पैगाम प्रसारित किया। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जिस कीमत पर और जिस जरिए से भी हो सके फिरंगियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन इस मकसद को पूरा करने के लिए जिस इनकलाबे जंग की शुरुआत की गई है वो तब तक फतेहयाब नहीं हो सकती जब तक कि कोई ऐसा शख्स जो इस तहरीक के तमाम बार को अपने कंधों पर उठा सके और तमाम कौम का नुमाइंदा कहला सके, मैदान में आकर इस इनकलाबी जंग की कयादत अपने हाथ में न ले ले। बहादुर शाह ने ये भी ऐलान किया, अंग्रेजों को मुल्क से निकाल दिए जाने के बाद अपने जाती फायदे के लिए हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की बाखुदा मेरी जरा भी ख्वाहिश नहीं है। याद रखें, खुदा ने इंसान को जितनी भी नेमतें अता की हैं, उसमें सबसे बड़ी बरकत आजादी है। इसलिए हमें हर कीमत पर अपनी आजादी की हिफाजत करनी है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आपसे ये भी वायदा करता हूँ कि मुल्क से अंग्रेजों के निकाल दिए जाने के बाद मैं अपने तमाम शाही अख्तियारात
कौम के उस शख्स को सौंप दूंगा जिसे आप लोग चुनेंगे। क्रांति की चिंगारी सारे देश में फैल चुकी थी। दिल्ली के सेनापति ने तमाम देश के बहादुर फौजों को संगठित करने के लिए खत भेजे। उन खतों में लिखा गया था, भाइयों, दिल्ली में अंग्रेजों के साथ जंग हो रही है। खुदा की दुआ से हमने अंग्रेजों को जो पहली शिकस्त दी है, उससे वो इतना घबरा गए हैं जितना किसी दूसरे मौके पर इन शिकस्तों से भी न घबराते। बेशुमार हिंदुस्तानी बहादुर दिल्ली में आकर जमा हो रहे हैं। ऐसे मौके पर अगर आप खाना वहां खा रहे हैं तो हाथ यहाँ आकर धोइए। शाहों का बादशाह जहां बना हमारा दिल्ली का शहंशाह आपका इस्तकबाल करेगा और आपकी खिदमत का सिला देगा। हमारे कान इस तरह आपकी तरफ लगे हुए हैं जिस तरह रोजेदारों के कान अजान देने वालों की तरफ लगे रहते हैं। हम आपकी तोपों की आवाज सुनने के लिए बेचैन हैं। हमारी आंखें आपके दीदार की प्यासी उसी तरह सड़क पर लगी हुई हैं जिस तरह कासिद की आंखें लगी रहती हैं। आइए, आपका फर्ज है, फौरन आइए। हमारा घर आपका घर है। दिल्ली आजाद हो चुकी थी और 11 मई से 31 मई 1857 तक दिल्ली की क्रांति की खबर बिजली की तरह सारे देश में फैल गई। पर दूसरे शहरों के क्रांतिकारी नेता ये निश्चय नहीं कर पाए कि वो अपने यहाँ तुरंत क्रांति शुरू कर दें या 31 मई तक इंतजार करें। फिर भी ये लपटें तो क्रांति की लपटें थीं, बगावत की लपटें। फैली तो फैलती चली गईं। बुलंदशहर छावनी में 9 नंबर पलटन के सिपाहियों ने एक क्रांति के प्रचारक को पकड़ लिया। इस प्रचारक को पलटन के मुख्यालय अलीगढ़ लाया गया। अंग्रेज अफसरों ने उसे फांसी की सजा दी। 20 मई 1857 शाम का समय था। देशी सिपाहियों के सामने उस प्रचारक को फांसी पर लटका दिया गया। ये देखकर देशी सिपाहियों में क्रोध भड़क उठा। देखते क्या हो, ये शहीद देश की आजादी के लिए बलिदान हो गया और हम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। अरे आगे बढ़ो और इन फिरंगियों का नाश कर दो। अंग्रेज डर के मारे कांप उठे। अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो फौरन अलीगढ़ छोड़ दो। और 20 मई की रात को ही अलीगढ़ अंग्रेजों से खाली हो गया। अलीगढ़ पर हरा झंडा फहराते हुए क्रांतिकारी सिपाही खजाना और गोला बारूद लेकर दिल्ली की ओर चल पड़े। फिर क्रांति की लपटें मैनपुरी होती हुई इटावा पहुंची। इटावा के कलेक्टर ह्यूम ने पुलिस और जनता के प्रतिनिधियों से मदद मांगी कि क्रांतिकारियों को दबाया जाए, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। अंत में इटावा में मौजूद अंग्रेज सिपाहियों ने क्रांतिकारियों को दबाने की कोशिश की और लड़ाई छिड़ गई। अंग्रेज सिपाहियों के साथ मजिस्ट्रेट मिस्टर डेनियल भी मारे गए। बचे हुए अंग्रेज किसी तरह जान बचाकर भागे। मिस्टर ह्यूम तो महिलाओं के वेश में भागे। अब बगावत की लपटें बरेली पहुंच गईं। यहाँ क्रांति की योजना बना रहे थे नवाब खान बहादुर खान। बड़ी होशियारी से, सावधानी से, चुपचाप 31 मई 1857 की सुबह ठीक 11 बजे तोप छूटी और 68 नंबर पलटन ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। अंग्रेजी झंडा उतारा गया, हरा झंडा फहराने लगा। बरेली की क्रांति
क्रांति में अफसरों सहित अनेक अंग्रेज मारे गए। केवल 32 अंग्रेज अपनी जान बचाकर भाग सके। खान बहादुर खान पूरे रुहेलखंड के सूबेदार बने और बख्त खान प्रधान सेनापति। खान बहादुर खान ने जनता के नाम एक ऐलान जारी किया। हिंदुस्तान के रहने वालों, आजादी का पाक दिन जिसका बहुत अरसे से इंतजार था आ पहुंचा है। मुसलमानों, अगर तुम कुरान की इज्जत करते हो, हिंदुओं, अगर तुम गौ माता की इज्जत करते हो, तो अपने छोटे छोटे झगड़ों को भूल जाओ और इस पाक जंग में शामिल हो जाओ। एक झंडे के नीचे लड़ो और खून की नदियों से अंग्रेजों का नाम हिंदुस्तान से धो डालो। उधर दिल्ली पर बहादुर शाह जफर का शासन हो चुका था। उनके बुलावे पर बरेली के बहादुर बख्त खान भारतीय सेना के सेनापति बनने के लिए चल पड़े। उनकी सेना के साथ शाहजहांपुर, बदायूं और मुरादाबाद से आई देशी पलटने, तोपें और खजाना था। 3 जून को आजमगढ़ में 17 नंबर की पलटन ने क्रांति शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को मारा नहीं, बल्कि उनके वहां से चले जाने का बंदोबस्त करके इमारतों, खजानों और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। 4 जून 1857 को ये चिंगारी बनारस पहुंची। अंग्रेज अफसरों ने तय किया कि देशी सिपाहियों से उनके हथियार रखवा लिए जाएं। उन्हें परेड ग्राउंड बुलाया गया। अंग्रेज अफसरों ने जैसे ही देशी सिपाहियों को हथियार रखने का आदेश दिया कि इन सिपाहियों ने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। अंग्रेजों ने सिख पलटन को मुकाबले के लिए आगे किया, लेकिन मुकाबला तो दूर, वो अपने भाइयों से गले मिलने लगे। जब मुकाबला ही नहीं तो लड़ाई कैसी? अंग्रेजों को शांतिपूर्वक बनारस से जाने दिया गया। इलाहाबाद तो पास ही था, ये लपटें वहां भी पहुंच गईं। इलाहाबाद के किले में गोला बारूद और हथियारों का बहुत बड़ा भंडार, 6 नंबर की देशी पलटन और मुट्ठी भर अंग्रेज सिपाही थे। देशी सिपाही क्रांति के लिए तैयार थे, पर उन्होंने बड़ी चालाकी से अंग्रेजों को बहकावे में रखा। हम तो आपके साथ हैं हुजूर। हुजूर, हमें दिल्ली भेज दीजिए, हम बाकियों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। 6 जून 1857 की सुबह एक बार फिर अंग्रेज अपनी तसल्ली के लिए देशी सिपाहियों से मिले। भरोसा कीजिए, भरोसा तो कीजिए, आप भरोसा तो कीजिए ना हुजूर हम पर। उन्होंने बड़े स्नेह से अंग्रेजों को गले लगाया। उसी रात जब अंग्रेज खाना खा रहे थे कि अचानक बिगुल की आवाज गूंज उठी। अंग्रेज घबरा उठे। इस वक्त ये बिगुल की आवाज कैसी? बैरकों से सिपाही अपने हथियार लेकर निकल पड़े। चारों ओर भगदड़ मच गई। इलाहाबाद में क्रांति शुरू हो चुकी थी। बहुत से अंग्रेज मारे गए, उनके बंगले जल गए। 7 जून 1857 इलाहाबाद कोतवाली पर हरा झंडा फहराने लगा। शहर में हरे झंडे का जुलूस देखने लायक था। जनता में इतना उत्साह आ गया कि छोटे छोटे बच्चे भी हरे झंडे का जुलूस निकालने लगे। क्रांतिकारियों ने कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया। सरकारी खजाने पर भी उनका अधिकार हो गया। रेल और तार व्यवस्था ठप पड़ गई। रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारियों का पहरा था।
के स्वाधीन होते ही आसपास के गांवों में भी हरा झंडा फहरा उठा। अंग्रेजों के बनाए जमींदार हटा दिए गए और उनकी जगह पुराने खानदानी जमींदार फिर आ गए। अंग्रेज इतिहासकार मानते हैं कि उस समय इलाहाबाद में कोई भी ऐसा न था जो उनके खिलाफ न हो गया हो। बच्चे बच्चे में क्रांति की भावना जाग चुकी थी। लेकिन इलाहाबाद किले पर अभी तक क्रांतिकारियों का कब्जा न हो सका था, क्योंकि वहां मौजूद कुछ भारतीय सिपाही अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। आखिर प्रमुख लोगों ने मिलकर मौलवी लियाकत अली को शासन का कामकाज संभालने के लिए इलाहाबाद का सूबेदार बनाया। मौलवी लियाकत अली बहुत नेक इंसान थे। सब लोग उनका बहुत आदर करते थे। मौलवी साहब ने खुसरो बाग को अपना केंद्र बनाया। वो दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर को वहां के हालात की खबर भेजते रहे और इलाहाबाद के किले में मौजूद देशी सिपाहियों को क्रांति में शामिल होने के लिए पैगाम भेजते रहे। लेकिन इन सिपाहियों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया। इस तरह इलाहाबाद के किले को छोड़कर सब जगह क्रांतिकारियों का अधिकार हो चुका था। दिल्ली की क्रांति की खबर देश के कोने-कोने में कैसे पहुंची, इसे एक अंग्रेज लेखक के शब्दों में ही कहना ज्यादा प्रामाणिक होगा। गदर का एक आश्चर्यजनक पहलू ये था कि दूर-दूर के स्थानों में सभी महत्वपूर्ण खबरें बड़ी तेजी से और प्रामाणिक रूप से पहुंच जाती थी। खबरें ले जाने का काम ज्यादातर हरकारे करते थे, जो इतनी तेजी से चलते थे कि हमें विश्वास ही नहीं होता। यही कारण था कि दिल्ली की स्वाधीनता की खबर नाना साहब को 15 मई 1857 को मिली और कानपुर में अंग्रेजी सेना के सेनापति ह्यू व्हीलर को 18 मई को, यानी पूरे 3 दिन बाद। बिठूर में उस समय नाना साहब के दरबार में उनके 2 भाई बाला साहब और बाबा साहब, नाना साहब का भतीजा राव साहब, अजीमुल्ला खां और प्रसिद्ध मराठा सेनापति तात्या टोपे मौजूद थे। दिल्ली की क्रांति की खबर जब कानपुर में फैली तो हिंदुओं और मुसलमानों की सभाएं होने लगी। धीरे-धीरे स्कूलों के लड़के, बाजारों में आम लोग और गली मोहल्लों में भी स्वतंत्रता क्रांति की बातें शुरू हो गई। छावनी में सिपाहियों में भी क्रांति की गुप्त बातचीत शुरू हो गई। फिरंगियों के खिलाफ उनकी बाहें फड़कने लगी। लेकिन नाना साहब 31 मई तक कुछ भी नहीं करना चाहते थे। उधर अंग्रेज सेनापति व्हीलर को पूरा विश्वास था कि नाना साहब तो अंग्रेजों का ही साथ देंगे। इसी उम्मीद से उसने उन्हें संदेश भेजा कि वो आए और कानपुर की रक्षा में मदद करें। लेकिन दूसरी तरफ व्हीलर ने अपनी रक्षा के लिए गंगा के दक्षिण में एक नया किला भी बना लिया था और पूरी किलेबंदी भी कर ली थी। कानपुर में क्रांति की बातों से ही अंग्रेजों में इतनी दहशत थी कि किसी झूठी अफवाह पर भी शहर के सब अंग्रेज अपने बीवी बच्चों को लेकर भागते और व्हीलर के किले में छिप जाते। 22 मई 1857 को नाना साहब अपनी सेना और तोपों को लेकर बिठूर से कानपुर आ गए।
किशनगंज में अपना डेरा जमाया। देशी और 100 अंग्रेज सिपाहियों के सेनापति व्हीलर ने बिना किसी विरोध के खजाने की चाबियां और तोपखाना उन्हें सौंप दिया। नाना साहब ने खजाने की रक्षा के लिए अपने 200 सिपाही पहरे पर लगा दिए। उस समय कानपुर की देशी सेना के मुख्य नेता थे सूबेदार टीका सिंह और सूबेदार शमसुद्दीन खान। 4 जून की आधी रात को 3 फायर हुए। यही क्रांति की शुरुआत की सूचना थी। सबसे पहले सूबेदार टीका सिंह घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। फिर देशी पलटन के हजारों घुड़सवार और पैदल सिपाही मैदान में निकल आए। अंग्रेजों की इमारतों में आग लगा दी गई। उनके झंडे को हटाकर हरा झंडा फहरा दिया गया। 5 जून को नाना साहब की सेना भी क्रांति सेना से मिल गई। सब तरफ उनका कब्जा हो गया। जून को कानपुर में दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर के झंडे का जुलूस बड़ी धूमधाम से निकाला गया। नाना साहब को कानपुर का शासक चुना गया। नगरवासियों ने उनकी जय जयकार की और सबने नाना साहब का साथ देने का वचन दिया। 6 जून को सवेरे नाना साहब ने व्हीलर को खबर भेजी कि आज आप किला हमारे हवाले कर दीजिए, वरना हम हमला करेंगे। लेकिन व्हीलर यूं मानने वाला नहीं था। उसने किला खाली करने से इनकार कर दिया। साथ ही मोर्चे की पूरी तैयारी भी की। 6 जून की शाम नाना साहब ने अंग्रेजों के किले पर हमला बोल दिया। कानपुर के लगभग सभी अंग्रेज स्त्री पुरुष और बच्चे किले में मौजूद थे। दोनों ओर से तोपें चलने लगी। दोनों ओर के सिपाही मरने लगे, घायल होने लगे। इस संघर्ष के दौरान कानपुर की जनता का हौसला बढ़ा हुआ था। महिलाएं भी बड़े उत्साह से जुटी हुई थीं। क्रांतिकारी सेना को गोला बारूद और खाना पहुंचाने के साथ-साथ घायलों की सेवा भी कर रही थीं। इसमें कानपुर की एक वेश्या अजीजन ने तो कमाल ही कर दिया। एक अंग्रेज इतिहासकार लिखता है कि अजीजन हथियार बांधे घोड़े पर सवार बिजली की तरह दौड़ती फिरती थी। दनदनाते तोप के गोलों और बरसती हुई आग की परवाह न करके वो तोपचियों को गोला बारूद पहुंचाती, सिपाहियों को खाना खिलाती, दूध पिलाती और उनका हौसला बढ़ाती। अजीजन निर्भय होकर छावनी में घायल सिपाहियों की सेवा भी करती और गुप्त संदेश भी झटपट पहुंचा देती। सेना का आक्रमण इतना जबरदस्त था कि किले के अंदर अंग्रेजों की लाशों के ढेर लग गए। उन्हें दफनाने तक की जगह नहीं बची। जो जिंदा थे उनका बुरा हाल था। किले में केवल एक ही कुआं था जो गोले गिरने से टूट चुका था। अंग्रेजों को पीने का पानी मिलना भी मुश्किल हो गया था। हैजा, पेचिश और बुखार के कारण बीमार पड़ गए। उधर
नाना साहब ने शहर के तमाम खास लोगों की सभा बुलाई और उनकी सलाह से शहर का शासन चलाने का इंतजाम किया। हुलास सिंह को मुख्य न्यायाधीश बनाया, फौज को रसद पहुंचाने की जिम्मेदारी मुल्ला को सौंपी, दीवानी के मुकदमों के लिए ज्वाला प्रसाद, अजीमुल्ला खां और बाबा साहब की अदालत बनाई गई। अंग्रेज इतिहासकार एम टॉमसन ने लिखा है कि नाना साहब की शासन व्यवस्था में नगर में पूरी तरह शांति थी। 18 जून और 23 जून को अंग्रेजों से फिर घमासान युद्ध हुए। आखिर व्हीलर ने घुटने टेक दिए। 25 जून को किले के ऊपर सुलह का प्रतीक सफेद झंडा लहरा दिया। तोपों ने गोले उगलना बंद कर दिया। अंग्रेज आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए। 26 जून को दोनों ओर के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई। व्हीलर ने जैसे ही अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, अजीमुल्ला खान ने उसे टोक दिया, हालांकि वो अंग्रेजी अच्छी तरह जानते थे। फिर बातचीत हिंदुस्तानी में ही हुई। 27 जून को किले पर बहादुर शाह जफर का हरा झंडा लहराने लगा। अंग्रेजों को हाथियों और पालकियों में बिठाकर गंगा घाट की ओर भेज दिया गया। 28 जून 1857 कानपुर नगर, छावनी और आसपास के तमाम इलाके से अंग्रेजों का नामो निशान मिट चुका था। नाना साहब ने इस मौके पर एक बड़ा दरबार किया, जिसमें 6 पैदल पलटने, 2 घुड़सवार पलटने, जमींदार और हजारों की तादाद में जनता आई। सबसे पहले सम्राट बहादुर शाह जफर के नाम पर 101 तोपों की सलामी हुई। इसके बाद नाना साहब को 21 तोपों की सलामी दी गई। नाना साहब ने इस मौके पर सबको धन्यवाद दिया। साथ ही फौज में 1 लाख रुपए इनाम के रूप में बांटे गए। इसके बाद नाना साहब बिठूर आए, जहां वो 1 जुलाई 1857 को पेशवा की गद्दी पर बैठे। उनका विधिवत राज तिलक हुआ और नाना साहब धुंधुपंत पेशवा बन गए। 1857 की क्रांति की तैयारियां झांसी में भी शुरू हो गई थीं। झांसी की जनता अपनी रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुए अन्याय और अपमानपूर्ण व्यवहार का बदला लेने के लिए बेचैन थी। रानी महल में हर रोज गुप्त सभाएं, मंत्रणाएं हो रही थीं। आखिर 4 जून 1857 को झांसी में 12 नंबर देसी पलटन के हवलदार गुरबख्श सिंह ने विद्रोह की तलवार निकाल ली। क्रांतिकारी सेना ने तोपखाने और खजाने पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई हथियारों से लैस होकर निकल पड़ी और उन्होंने क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व संभाल लिया। झांसी में चारों ओर विद्रोही सेना फैल गई और अंग्रेजों के हाथ से सत्ता छीन ली गई। 7 जून को क्रांतिकारी सेना ने झांसी के किले पर हमला किया। इस हमले का नेतृत्व कर रहे थे रिसालदार काले खां और तहसीलदार मोहम्मद हुसैन। किले के अंदर मौजूद हिंदुस्तानी सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। किले के भीतर और बाहर संघर्ष शुरू हो चुका था। 8 जून को रिसालदार काले खां के हुक्म से किले के अंदर मौजूद 67 अंग्रेज पुरुष, स्त्रियों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया।
अंग्रेज इतिहासकार स्वयं मानते हैं कि इस हत्याकांड में रानी लक्ष्मीबाई का कोई हाथ नहीं था और न ही उन्होंने इसकी इजाजत दी थी। 8 जून 1857 को झांसी कंपनी सरकार के चंगुल से मुक्त हो गई। गद्दी का उत्तराधिकारी दामोदर राव चूंकि बालिग नहीं था, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन संभाला। झांसी में जगह जगह घोषणा की गई, खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी सूझबूझ और समझदारी से शासन संभाला। वो दरबार में एक विशेष कक्ष में बैठती थीं। उस कक्ष के बाहर सोने के काम की चिकें पड़ी रहती थीं। द्वार के बाहर 2 द्वारपाल चुस्त पोशाकों में खड़े रहते। दीवान लक्ष्मण राव राज्य के आवश्यक कागज पेश करते और रानी उस पर अपना निर्णय सुनाती। रानी लक्ष्मीबाई की पोशाक भी पुरुषों जैसी हो गई थी। वो पाजामा और गहरे नीले रंग का कोट पहनती थी। टोपी पर एक सुंदर पगड़ी बंधी रहती थी। कमर में जरी के काम का दुपट्टा बंधा होता और उसमें एक तलवार लटकती रहती। उसके साथ ही दमिश्क की बनी नक्काशीदार चांदी मढ़ी पिस्तौल भी लटकती रहती थी। झांसी के किले पर अब स्वाधीनता का हरा झंडा लहराने लगा था। रानी लक्ष्मीबाई ये भी जानती थी कि उन्हें झांसी की आजादी की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वो सेना तैयार करने लगी। लोगों को युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। पुरुषों के साथ साथ कई स्त्रियां भी युद्ध कला और शस्त्र संचालन की कला सीखने लगी। इनमें रानी की 2 सहेलियां सुंदर और मुंदर भी थीं। रानी ने क्रांतिकारी सिपाहियों के नेताओं से भी संपर्क बनाए रखा और उनकी खबरें प्राप्त करती रही। उधर अवध में भी क्रांति की पूरी तैयारियां थीं। इतिहासकार लिखते हैं कि क्रांति की तैयारियां जितनी अच्छी अवध में थी, उतनी देश में कहीं नहीं थी। हजारों मौलवी और हजारों पंडित स्वाधीनता के युद्ध के प्रचार में लगे हुए थे। वो एक एक बैरक में जाकर सिपाहियों से बातचीत करते। हर गांव, गली मोहल्ले में जाकर पंडित जी और मौलवी साहब आजादी की लड़ाई के लिए जनता को तैयार कर रहे थे। लखनऊ में 13 मई को मेरठ की क्रांति की और 14 मई को दिल्ली की क्रांति की खबरें आईं। सर हेनरी लॉरेंस लखनऊ में पूरे अवध का कमिश्नर था। उसने क्रांति की खबरें मिलते ही मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। लखनऊ में रहने वाले अंग्रेज परिवारों की सुरक्षा के लिए उसने लखनऊ के पास मच्छ भवन में और रेजिडेंसी में किलेबंदी शुरू कर दी, ताकि जरूरत पड़ने पर सभी अंग्रेज और उनके परिवार वहां शरण ले सकें। अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को तो वहां पहले ही पहुंचा दिया गया था। 30 मई 1857 की रात ठीक 9 बजे तोप छूटी। क्रांति आरंभ होने का यही संकेत था। 71 नंबर की पलटन सबसे पहले बंदूकें लेकर निकल आई। उसने अंग्रेजों के बंगले चलाए और जो भी अंग्रेज मिले उन्हें मार दिया गया। सन 1857 में पंजाब की सबसे बड़ी छावनी लाहौर के पास मियामीर में थी। मियामीर में
गोरे सिपाहियों की तुलना में हिंदुस्तानी सिपाही 4 गुना ज्यादा थे। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के प्रचारकों ने क्रांति की चिंगारियां पेशावर, लाहौर, अमृतसर, जालंधर, फिल्लौर, फिरोजपुर आदि सभी स्थानों में पहुंचा दी थी। पंजाब के हिंदुस्तानी सिपाहियों की योजना ये थी कि सबसे पहले मियां मीर के सिपाही लाहौर के किले पर चढ़ाई करेंगे। इसके बाद पेशावर, अमृतसर, फिल्लौर और जालंधर की पलटनें एक साथ क्रांति आरंभ कर देंगी। मियां मीर में रॉबर्ट मॉन्टगोमरी अंग्रेज सेनापति था। वो बहुत चतुर और चालाक था। उसे जैसे ही मेरठ और दिल्ली की घटनाओं की जानकारी मिली, वो तुरंत सावधान हो गया। तभी उसके गुप्तचर ने खबर दी कि मियां मीर के हिंदुस्तानी सिपाही भी क्रांति करने वाले हैं। 13 मई 1857 को मियां मीर के परेड मैदान में मॉन्टगोमरी ने 1000 हिंदुस्तानी सिपाहियों को बुलाया। इसके तुरंत बाद तोपखाने सहित गोरे सैनिकों का दल आ गया और उसने हिंदुस्तानी सिपाहियों के दल को घेर लिया। मॉन्टगोमरी ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को आदेश दिया कि वो अपने अपने हथियार नीचे रखें। अंग्रेजों की सेना और तोपखाने से घिरे हिंदुस्तानी सिपाहियों ने मजबूर होकर हथियार रख दिए और चुपचाप अपनी बैरकों में चले गए। लाहौर के किले में मौजूद हिंदुस्तानी सिपाहियों से हथियार रखवाने के लिए एक गोरी पलटन भेजी गई। उसने वहां के सिपाहियों से हथियार रखवाकर किले के बाहर बैरकों में भेज दिया। उधर पेशावर में 24, 27, 51 नंबर की पैदल और 5 नंबर की सवार पलटनें 22 मई 1857 को क्रांति का बिगुल फूंकने को तैयार थी। मियां मीर की घटना का समाचार पाते ही अंग्रेज अफसरों ने गोरी सेना के 4 दल पेशावर भेजे और 22 मई की सुबह देशी पलटनों से हथियार रखवा लिए। 22 मई की शाम अंग्रेज सैनिक सावधान थे कि कहीं छावनी या नगर में विद्रोह न हो जाए। किंतु उसी रात कुछ निहत्थे हिंदुस्तानी सिपाही नगर की ओर जा रहे थे। उन्हें अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। उसी रात 14 हिंदुस्तानी सिपाहियों को फांसी पर लटका दिया गया ताकि बाकी सिपाही उनसे सबक लें। बैरकों के बाहर तोपें लगा दी गईं। कोई भी हिंदुस्तानी सिपाही बाहर नहीं निकल सकता था। जिसने हिम्मत की उसे तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। पेशावर के पास होती मैदान में 55 नंबर पैदल पलटन थी। इसके सेनापति कर्नल स्कॉटिश वुड को भरोसा था कि उसकी पलटन विद्रोह नहीं करेगी, किंतु पंजाब के अंग्रेज अफसरों ने उन पर दबाव डाला कि पलटन से हथियार रखवा दिए जाएं। इस पर दुखी होकर कर्नल स्कॉटिश वुड ने आत्महत्या कर ली। मोती मर्दान की 55 नंबर पैदल पलटन से हथियार रखवाने के लिए पेशावर से अंग्रेजों की सेना आई। 55 नंबर पैदल पलटन किले से भाग निकली। अंग्रेजों की सेना भारी संख्या में थी। उन्होंने कोई 150 हिंदुस्तानी सिपाहियों को मार डाला। जो हिंदुस्तानी सिपाही पकड़े गए उन्हें बाद में तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। इस हृदय विदारक दृश्य का वर्णन अंग्रेज इतिहासकार जॉर्ज बिकर्स ने किया है। एक चौरस मैदान की 3 ओर फौज खड़ी थी और चौथी ओर 10 तोपें थीं। पहले 10 हिंदुस्तानी सिपाहियों को लाकर तोपों के मुंह से बांधा गया और फिर तोपखाने के अफसर ने अपनी तलवार हिलाई। एक साथ 10 तोपों की गरज सुनाई दी और धुएं के साथ सिपाहियों के हाथ, पांव, सिर चारों ओर उड़ते हुए दिखाई दिए। ये दृश्य 4 बार दोहराया गया।
फिरोजपुर में कंपनी सरकार के गोला बारूद के बहुत बड़े भंडार की रखवाली हिंदुस्तानी सिपाही करते थे। उन सिपाहियों के इरादे जानने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें परेड पर बुलाया। फिर उसी दिन कुछ ही घंटों बाद फिरोजपुर के भारतीय सिपाहियों ने क्रांति शुरू कर दी। अंग्रेजों ने स्वयं गोला बारूद का भंडार जला दिया। जालंधर, फिल्लौर और लुधियाना की देसी पलटनें चुपचाप क्रांति की तैयारी कर रही थी। 9 जून 1857 को आधी रात के समय जालंधर की देसी पलटन ने क्रांति का ऐलान कर दिया। वहां मौजूद अंग्रेज सेना के सिपाही और अफसर घबरा गए। क्रांतिकारी सेना बड़ी शान से लुधियाना की ओर रवाना हो गई। जालंधर की सेना का एक सिपाही फिल्लौर पहुंचा और उसने क्रांति की सूचना दे दी और वो आकर जालंधर की क्रांतिकारी सेना से मिल गई। अब दोनों सेनाएं लुधियाना की ओर बढ़ी। लुधियाना के अंग्रेज अफसरों ने सतलज पर बना कश्तियों का पुल तोड़ दिया। क्रांतिकारी सेना ने रात के समय उस पुल से कोई 3 किलोमीटर दूर से सतलज को पार करना चाहा, लेकिन पीछे से अंग्रेजी सेना ने हमला कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में क्रांतिकारी सेना विजयी हुई। सन 1857 में राजस्थान के सभी राज्यों में अंग्रेजों का प्रभुत्व था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और कोटा में कंपनी के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि मौजूद थे। इन सब के ऊपर था एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो अजमेर में रहता था। उस समय राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियां थी। ये छावनियां नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा में स्थित थी। इन छावनियों में 5000 भारतीय सैनिक थे। देश के अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी शहरों और छावनियों में साधु और फकीरों के वेश में क्रांति के प्रचारक आए। उन्होंने सैनिकों में चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ प्रचार किया और विद्रोह की भावना जगाई। चर्बी वाले कारतूसों की बात सैनिकों में बिजली की तरह फैल गई। अंग्रेज अफसरों ने झटपट देसी सिपाहियों से कारतूस वापस ले लिए। सिपाहियों का शक और भी पक्का हो गया। तभी एक और अफवाह जंगल की आग की तरफ फैली कि सिपाहियों को खाने के लिए जो आटा दिया जाता है उसमें हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है। इन बातों को लेकर भारतीय सिपाहियों में विद्रोह की आग सुलगने लगी। वो आपस में गुप्त मंत्रणाएं करने लगे। नसीराबाद में मेरठ की बगावत की खबर मिलते ही अंग्रेज अफसरों ने छावनियों के चारों ओर गोले भरवाकर तोपें रखवा दी। अब तो भारतीय सिपाही और भी परेशान हो गए। कई जगह सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों से उनके बदलते व्यवहार का कारण पूछा। साहब, क्या ये सब तैयारियां हमें दबाने के लिए की जा रही हैं? वो तुम लोग तो अच्छा आदमी है, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। ये बात सच है। आखिर 28 मई 1857 को दोपहर 3 बजे 15वीं इन्फेंट्री के सिपाहियों ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। वो अपने अपने हथियार लेकर बैरकों से बाहर निकल आए। तोपों पर तैनात भारतीय सिपाहियों ने जरा सी भी देर नहीं की। उन्होंने छावनी पर अंग्रेजों के हमले को विफल करने के लिए तोपों के मुंह मोड़ दिए। क्रांतिकारी सिपाहियों का उद्देश्य था हथियार और खजाना अपने कब्जे में लेकर दिल्ली की ओर बढ़ना। जोधपुर और जयपुर में उनका रास्ता रोकने वाले अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी।